प्रोसेस में होता है। जैसे हम नेक्स्ट पढ़ते थे तो नेक्स्ट की हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन थी, वहाँ हम जाते थे, चीज़ें देखते थे और वहाँ से हमें नेक्स्ट पे क्या हो रहा है समझ में आ जाता। क्योंकि नेक्स्ट हमने नहीं बनाई, जिसने बनाई है उसने उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी है, लेकिन वो नेक्स्ट जो थी वो फ्रंट एंड पे थी, तो आपका जो पूरा फोकस था वो यूजर इंटरफेस पे था। अब हम आ गए बैक एंड पे। अब बैक एंड पे जो आपका पूरा फोकस है वो किस पर है कि आप क्या कोड लिख रहे हो, क्या लॉजिक अचीव हो रही है। तो इसी नहीं है, अगर आप एज अ बैक एंड डेवलपर किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करोगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको पता हो कि उसका मैं कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, वो क्लास है, वो फंक्शन है, वो वेरिएबल है, वो मेथड है, क्या चीज़ है वो, और अगर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम मुझे उससे मिलेगा। तो वो जब ही समझ में आएगा जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती होगी, क्योंकि आपकी लाइब्रेरी अगर अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका उसको कोड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने कैसे कोडिंग करी। सही है ना। हमारे पास अगर हम HTML में होते तो हम कोई लाइब्रेरी लगा के उसकी क्लासेस इस्तेमाल करते थे, तो हमें पता होता था इस क्लास के पीछे ये CSS लगी होगी क्योंकि ये डिज़ाइन अचीव हो रहा है। इसी तरीके से एज अ प्रोग्रामर जब हम कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे और कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होगा बैकग्राउंड पे ये मेथड है, बैकग्राउंड पे ये क्लास है, और इसमें ये दो चीज़ें रिटर्न आ रही है, ये तीन चीज़ें इसके आर्गुमेंट्स में जा रही है। वो कब आपको पता होगा जब आपको अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हो। अब हमारे केस में आप लोगों को प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मिली है। सबसे पहले आप जाएंगे github.com और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन जो मैं ओपन कर रहा हूँ आप सब भी इसको ओपन कर लें। हम जाएंगे github.com/panversity। होपफुली सबको ये विजिबल होगा। जिन जिन लोगों को ये विजिबल है तो प्लीज़ हैंड रेज करके मुझे बता दें। ठीक है, यहाँ पर हमें पहली रेपो मिलती है लर्न एजेंटिक एआई। लर्न एजेंटिक एआई पर हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर यहाँ पर स्टेप हमारे पास मेंशन है, 1 -0 1 0 0 1, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है। हमारा जो इस वक्त इनिशियल फोकस होगा वो तो जाहिर है जब आप घर में पढ़ाई करें तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन अभी हम ओपन कर रहे हैं AI एजेंट फर्स्ट जो है 01। जब AI एजेंट फर्स्ट का हम स्टेप ओपन करेंगे, एक बार दोबारा से URL को देख लेते हैं github.com/panversity। इसमें हम आए लर्न एजेंटिक AI पे, और लर्न एजेंटिक AI पे हमारी रेपो ओपन हो गई। उस रेपो पे हमें 01 AI एजेंट फर्स्ट, AI एजेंट फर्स्ट पे जब हम हैं यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 UV, ओपन राउटर, लाइट LLM, हेलो एजेंट एंड चैनलिट। आप लोगों का जो इनिशियल फोकस होगा जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो शुरू के ही 4 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 एंड 4, और प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर किसी को टाइम मिला तो वो 5वां भी देख सकता है। अगर हम इसकी लर्निंग स्टार्ट करें तो पहले नंबर पे क्या चीज़ है, मेन फोकस हमारा किस पर है, AI एजेंट फर्स्ट। अगर आप में से किसी की वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी है तो वो उसको ये बात मालूम होगी किसी भी वर्ड के साथ हम फर्स्ट लिखते हैं तो उसकी क्या एक्चुअल मीनिंग होता है। कितने लोगों को पता है पहला आप में से कितने लोगों को मालूम है? हैंड रेस करके मुझे बता दें कितने लोगों को पता है क्यों फर्स्ट लिख रहे हैं। जी और अच्छा आगे आप पीछे कोई हैंड रेस कर रहे हैं जी, और कोई हमारा सर ये पहला एजेंट है हमारा फर्स्ट आई थिंक, पहला एजेंट लर्निंग साइड। और कोई प्रायोरिटी देनी है इसको, दोबारा बताएं। प्रायोरिटी देनी है इसको, करीब करीब मेरे दोस्तों आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हो और शायद कोई मुझ तक पहुंचा नहीं हो। ये बात मैं गारंटेड दे सकता हूँ, राइटिंग आप में जितने भी बैठे हुए यहाँ पर उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी शायद उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ड के साथ फर्स्ट लगना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, आप लोगों को डेटा मिल जाए तो अपनी इम्प्रूवमेंट करो ना। AI एजेंट फर्स्ट का मतलब है कि जो हमारा सेंटर है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट का सेंटर है वो है AI एजेंट फर्स्ट। इसका मतलब अगर गाड़ी बना रही है तो
हमारे पास गाड़ी के अंदर सेंटर क्या है जिसके ऊपर वो गाड़ी मौजूद है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें बिल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो हम एप्लीकेशंस बनाते थे, जितनी भी आपको दुनिया में एप्लीकेशन नज़र आती है, आप कोई भी उठा लो, आप नेटफ्लिक्स देख लो, आप यूट्यूब गूगल देख लो, वो सब किस अप्रोच से बनी हुई? उनका फर्स्ट क्या है? एपीआई फर्स्ट। एपीआई फर्स्ट मतलब क्या है? उनका जो पूरा कोर आर्किटेक्चर है वो सराउंडिंग एपीआई है, मतलब सेंटर में एपीआई है, और उस एपीआई आर्किटेक्चर को उन्होंने हर जगह पे इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्ट को शेप करा। समझ रहे हैं? लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्या है? एआई एजेंट फर्स्ट, मतलब आपकी प्रोडक्ट का जो सेंटर आइडिया है, जब आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट होगी वो एआई एजेंट है। एआई एजेंट के बाद बाकी चीज़ों से कनेक्ट होगी, या बाकी चीज़ों से रिलेट करेंगे, या बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा सेंटर होगा, स्टार्ट होगा, वो एआई एजेंट्स होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है जिस तरीके से दुनिया में एप्लीकेशंस बनती थी वो चेंज हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तरीकेकार क्या हो गया? हमारी अप्रोच चेंज हो गई, एआई एजेंट फर्स्ट। समझ रहे हैं? तो मतलब हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे उसको हम एजेंटिक पर्सपेक्टिव से उसकी स्टार्ट लेंगे। हम ये देखेंगे वो एजेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, एजेंट के साथ कैसे बात करेगा। हम कोई भी कोड लिखेंगे, हम उसको इस पर्सपेक्टिव से लिखेंगे जो हमारा एजेंट है वो उससे कम्युनिकेट कैसे करेगा या नहीं करेगा, दोनों सूरत हो सकती है। कोडिंग में हम ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हैं जिसका एजेंट से कोई ताल्लुक ना हो, कुछ और पर्पस के नहीं हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं एआई एजेंट फर्स्ट के साथ एक और वर्ड यूज़ करूँ, पाइथन फर्स्ट, इसका मतलब क्या होगा? मतलब जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो पाइथन में लिखी हुई, अलग से मैं कोई और चीज़ नहीं ला रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा ये चीज़ पढ़ो, अगर मैं कुछ कह भी रहा हूँ ये चीज़ पढ़ो तो वो भी पाइथन में, और आप जो लिख रहे हो वो भी पाइथन में। तो आपका जो हर चीज़ का पहला सोल्यूशन है वो कौन है? पाइथन में। हर चीज़ की पहली सीढ़ी में स्टार्ट पाइथन से, उसके बाद आप बाकी चीज़ें उस पाइथन के लेयर के ऊपर वन बाय वन रखते जा रहे हो, उसका स्टैक बनाते जा रहे हो। अब एआई एजेंट फर्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और स्टार्ट में हमारा है यूवी का प्रोजेक्ट, और दूसरे नंबर पे ओपन राउटर, फिर लाइट 11, फिर है हेलो एजेंट। हम थोड़ा क्विक फॉरवर्ड देखेंगे, और क्विक फॉरवर्ड में हम कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। इस नोटपैड में आप लोग अब जो भी थिंकिंग करेंगे एक कोडर और डेवलपर के माइंडसेट से करेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप उसके जवाब पहले अपने बारे में अपने माइंड में सोच लें, जब मैं पूछूंगा तो आप मुझे बता दें। सवाल ये है कि आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं पाइथन में, आपके पास कोई भी इनपुट आता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डिक्शनरी हो सकती है, कोई भी इनपुट आ रहा है। अभी हम आसान जबान में कर लेते हैं, स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है। स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है भाई सर मुबशिर। अब सर मुबशिर का जब इनपुट आया, आपने कहा मुझे क्या रिटर्न करना है। प्रोग्रामिंग में हम रिटर्न यूज़ करते हैं, क्या रिटर्न करना है? हमने कहा सपोज कर लिया हमें सर मुबशिर को रिटर्न करना है कोई भी चीज़ ABC। तो ये चीज़ अचीव कैसे होगी ये आप लोगों को मालूम है? प्रोग्रामिंग में कौन कौन से प्रोग्रामिंग के आप ये कह सकते हैं कि सिंटैक्स इस्तेमाल होगा, कौन कौन से इस चीज़ को अचीव करना है? चलो एक तो फंक्शन हो गया, आपने रिटर्न देख के कहा। सेकंड नंबर पे और इम्पोर्टेंट क्या है? फंक्शन से, फंक्शन में भी इम्पोर्टेंट काम क्या है? इन्वोकेशन। अभी तक जो जो मुझे आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची है सब गलत थी। और कोई बता रहा है? किसी को पता है क्या लगाएंगे? ओके, और कोई? वेरिएबल लगाएंगे, इन्वोकेशन, और क्लास, और बताएं? इंस्टेंस लगा देंगे। एक जवाब भी मुझे सही नहीं मिला। आप लोग सर अमीन आ गया, आपने क्या करना है? रिटर्न ABC करना है नहीं करना? तो सबसे पहली क्या चीज़ है? कंडीशनल ऑपरेटर है ना, कंडीशनल लगेंगे। तो आप प्रोग्रामिंग को क्यों सिंटैक्स से देख रहे हो? आप एक सिंपल सी लॉजिक से ये नहीं देख सकते मुझे क्या सिंटैक्स लिखना है? ऐसे क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा सवाल ना, अगर सर मुबशिर आया तो ABC करना है, यहाँ पे लिखा हो ना सर मुबशिर। अगर कुछ और आया फिर तो नहीं कर सकते ना। अब चलिए, तो आपका समझ में आ गया। यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, वो रिटर्न जैसे भी करें, फंक्शन से करें, किसी भी तरीके से करें, कंडीशन लगा रहे हैं।
अब मुझे पता है प्रोग्रामिंग में जब आप कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, अगर सपोज कर लें यहाँ पे मैंने लिख दिया मुबशिर, अगर मुबशिर में ऐसे लिखूं, अगर मैं मुबशिर ऐसे लिखूं, अगर मैं मुबशिर ऐसे लिखूं, तीनों अलग अलग ही है कि ये प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अलग, ह्यूमन आपके नहीं क्या एक ही है। तो एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर यूजर तो आगे कुछ भी इनपुट दे रहा है, आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आप एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं। अब यूजर की क्यूरी क्या हो सकती है जब आपके पास आएगा टिकट बुक कराने? टिकट प्राइस नाम देगा। अगर यूजर की ये क्यूरी है, अब आप मुझे बताएं, आप क्या इफ एल्स लगाकर सेम क्यूरी के ऊपर अपनी मर्जी का रिटर्न करवा सकते हैं? अगर मैं सेम इनपुट दूं हर बार आपको हमेशा, इफ एल्स कामयाब हो जाएगा? एज इट इज इनपुट दो, मैच हो जाएगा ना? एज इट इज में तो मैच हो जाएगा। अब हमने कहा एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे यूजर कहेगा आई वांट टू बुक अ टिकट फॉर दुबई एट सैटरडे नाइट, सही है? या बहुत सिंपल कर लेते हैं, आई वांट टू बुक अ टिकट फॉर दुबई, बहुत सिंपल। आपने इफ लगा दिया, और अगर किसी ने ये वाली बात कही, आपने एक फंक्शन चलाया, तो उस फंक्शन ने क्या करा? टिकट को बुक कर दिया। ऐसा ही होता है। अभी के केस में जो टिकट बुकिंग एप्लीकेशन होगी, उस पर आप जैसा यूजर जाता है, उस एप्लीकेशन को अपनी आंखों से देखता है, उस पर बताता है मुझे दुबई जाना है, जब वो टिकट ओपन करता है तो वो क्लिक करके खुद बुक करता है। तो आप लोगों को मालूम है जो क्लिक का बटन है उसके पीछे फंक्शन लगा हुआ है ना, एक्चुअली में फंक्शन कॉल होने में टिकट बुक हो रहा है, फंक्शन को पैरामीटर जा रहे होंगे, दुबई का पैरामीटर जा रहा होगा। अगर यहाँ पर एक फंक्शन है डेफ के नाम से, और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया टिकट बुक का, तो इस तरह की सी होगा ना, उसमें पैरामीटर में लोकेशन जा रही होगी। तो अगर ये फंक्शन का रिटर्न होगा तो क्या होगा? टिकट बुक जाएगा। तो एक्चुअली में यूआई से भी कोई ना कोई फंक्शन ही ट्रिगर हो रहा है ना, तो इस फंक्शन को ट्रिगर करना मेन मकसद है। और आप एप्लीकेशन पे जब जाते हो, अगर आप एजेंट हो, खुद आपके पास कोई आया टिकट बुक कराना, तो आप उसकी क्यूरी समझ के आपने भी जाकर कहीं ना कहीं जाके क्लिक करना है ना, मतलब फंक्शन रन करना है ना। तो इसका मतलब ये क्यूरी इस वक्त कौन समझ रहा है? यूजर या कंप्यूटर? यूजर। क्योंकि अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लगाऊं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है कि हर बार क्या यूजर आके सेम तरीके से सवाल करेगा? कभी वो बात करते करते टिकट का आई मिस कर देगा, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, कभी वो बात करते करते बुक को ऐसे बोल देगा, कभी वो सेंटेंस ही चेंज यूज करेगा, कभी वो शॉर्ट बात करेगा, कभी वो लॉन्ग बात करेगा, कभी वो पूरी दुनिया की कहानी सुना के फिर बताएगा मुझे दुबई जाना। तो इसका मतलब हम यूजर के इनपुट पे कितने इफ एल्स लगाएंगे? एक हद होगी ना। हम सोच लेते हैं 50 तरीके के यूजर सवाल पूछ सकता है, सब पे इफ लगा दिया, एक वो भी किसी ने बढ़ा दिया, हमारा इनपुट तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि इफ एल्स एज इट इज जब तक नहीं मिलेगा वो ट्रू नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला डिसीजन सिर्फ ह्यूमन ले सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी की नज़र में जो अभी तक हमने बात करी नहीं ले सकती। ऐसा ही है। तो इसीलिए अभी जितनी भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब में जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है वो ह्यूमन लेयर होता है। उसी के पर्सपेक्टिव से यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है, उसी के पर्सपेक्टिव से बटन लगाया जाता है, इनपुट फील्ड लगाया जाता है। क्योंकि हमें मालूम है प्रोग्राम जब तक नहीं चलेगा जब तक फंक्शन ट्रिगर ना हो जाए। फंक्शन को कोई कॉल कर दे, चाहे बटन से करे चाहे कैसे भी करे, हमारा प्रोग्राम चल जाए। फंक्शन कॉलर कौन है? यूजर। क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है। यूजर ने देखा दुबई का टिकट है तो ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वाला टिकट है ये कॉल करना है। हो सकता है यूजर से कोई आगे ऐसी बात कर रहा हो, कोई एजेंट है, उससे आके आप ऐसी बात करें, हाँ भाई क्या हाल है, तो वो टिकट तो बुक नहीं करेगा। उसके बाद फंक्शन हैं, उसके बाद एक डैशबोर्ड है, उस पर बटन लगे हुए, लेकिन कोई बटन नहीं दबाएगा। उसको पता है यूजर आके बात कर रहा है, इस पर फंक्शन नहीं लगाना। ये होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन में होती है, कि उसको बात को समझ के जवाब देना। ऐसा नहीं है अगर बटन लगा हुआ तो बटन दबाना है, उसको पता है जो बात हो रही है पहले वो बात समझनी है, फिर देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी तक जो एप्लीकेशन बनती हैं वो इस पर्सपेक्टिव से बनती हैं कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यूजर के पास है, एप्लीकेशन के पास नहीं है। उसी के डिजाइन से आप लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह चलती है। अब ये वाला डिसीजन हमारी प्रोग्रामिंग का इफेक्ट नहीं ले सकता, यही प्रॉब्लम है ना। अब इसका सोल्यूशन हम लेके जा रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
सोल्यूशन क्या है हमारे पास। अब आप सपोज करें कि आपको मैं एक बुक दे रहा हूँ, उस बुक में 15,000 पेजेस हैं, हर एक पेज के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी लिखी हुई। मैं आपको स्टोरी पढ़ के बताता हूँ और मैं बोलता हूँ आप इस बुक को पढ़ें और मुझे इस स्टोरी को ढूंढ के बताएं। मुझे ये बताएं 15,000 पेजेस की बुक में आपको कितना टाइम लगेगा वो स्टोरी ढूंढने में जो मैंने बताई। आप ये कहेंगे नेवर, मैं नहीं कर सकता, 15,000 की बुक करना आसान नहीं है। कोशिश मैं कर लूंगा लेकिन लगेंगे मुझे अच्छे खासा टाइम। हम ये कर लेंगे, बुक के 10-20 हिस्से करके लोगों में डिवाइड कर देंगे, भाई आप ज़्यादा पार्ट देखो आप ज़्यादा, लेकिन आसान काम नहीं होगा, अच्छे खासे घंटों तो लगेंगे। बस सही है। इसी के बनस्बत अगर मैं आपको कोई बुक दूं, हर एक पेज पे 100 नंबर लिखे हैं, एक से लेके कितने तक लिखे, 100 से लेके 101 से लेके 200, हर बुक हर एक पेज पे 100 नंबर लिखे हुए सॉर्टिंग के साथ, तरतीब से। अब मैं आपको कहूँ 1240 कहाँ लिखा हुआ है, कितनी देर लगेगी आपको 1240 ढूंढने में? विद इन अ सेकंड। कैसे? आप डायरेक्ट वही पेज ओपन करेंगे जिस पर आप डायरेक्ट पेज नंबर कौन सा ओपन करेंगे, हैंडल्स करेंगे, उन्होंने कहा पेज नंबर 12। फीमेल्स की तरफ से नहीं हुआ, आपकी तरफ से हुआ, क्या मसला है? आप लोग क्यों नहीं कर रहे? हाँ 1240 कौन से नंबर पेज पे होगा? 12 पेज पे होगा। कितने लोग हैंडल्स करना है? 13 पे होगा। आप लोगों ने क्यों नहीं करा हैंडल्स? चले वो कह रहे हैं 13 पे होगा, आप लोगों ने 12 पे हैंडल्स कर दिया। चले कोई भी, अभी तो मैं देख रहा था दिमाग चल रहा नहीं चल रहा सबका। 12 पेज पे कैसे होगा भाई? हर एक पेज पे 100 नंबर है, 1240 कौन से पेज पे होगा? 13 13 पे होगा, पक्का ना? चलो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपने डायरेक्ट पेज ओपन करा और डायरेक्ट 1240 की जगह पर आप अपनी फिंगर पॉइंट करेंगे नहीं करेंगे? कितनी देर लगेगी? विद इन सेकंड्स। इसका मतलब नंबर्स को फाइंड करना आसान है, इवन आपको रिमेंबर करने की जरूरत भी नहीं। आपने सिर्फ सॉर्टिंग को फॉलो करना है, एग्जैक्ट आप उसी नंबर पे जाएंगे जहाँ पे वो रखा हो। तो नंबर्स को ढूंढना इजी है। सिमेंटिक, ये जो लिखा हुआ है सिमेंटिक है, सिमेंटिक को ढूंढना इजी नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि हर वर्ड्स के अलग मीनिंग है, हर चीज़ के अलग बैकग्राउंड है, हर सेंटेंस के पीछे अलग बात होगी। अब अगर मैं यहाँ पे डोंट लिख दूँ तो बात चेंज हो जाएगी, अगर मैं कुछ और लिख दूँ तो बात चेंज हो जाएगी। तो सिमेंटिक में सर्चिंग करना नॉट पॉसिबल है, लेकिन नंबर्स में सर्चिंग करना विद इन अ सेकेंड। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप एज अ प्रोग्रामर सोल्यूशन की तरफ जाएं तो मैं आपको मतलब सोल्यूशन आपके सामने रख लूँ। एक सोल्यूशन ये है कि मैं क्या करूं, जैसे मैंने यहाँ मुबशिर लिखा था, सर मुबशिर, मैं सर मुबशिर को एक नंबर दे दूं। मैंने कहा सर मुबशिर का नंबर है 112। सर नईम मैंने लिखा, सर नईम का नंबर लिख दिया मैंने 113। इसके अलावा मैंने सर समी का नाम लिखा और मैंने उनको लिख दिया 1140। इसी तरह दुनिया में जितने भी इंग्लिश की वोकैबुलरीज हैं, नाम है, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव है, उन सबको मैंने कोई ना कोई नंबर दे दिया और उनको तरतीब से रख दिया, तरतीब से रख दिया ना। अब मुझे आगे कोई बोले कि 114 कहाँ रखा हुआ, मैं उसको इजीली ढूंढ लूँगा नहीं ढूंढूंगा? विद इन अ सेकंड ढूंढ लूँगा। अगर इंग्लिश में मैं कहता हूँ ग्रामर, एडजेक्टिव सब कुछ मिला के 50,000 सिंगल टोकन है, मतलब सिंगल वर्ड है, इस तरीके से, जैसे समी हो गया, एक आई हो गया, सही है, एक वी हो गया, ये सबको अलग अलग करना है, सबके अलग अलग नंबर रखना है। 50,000 है और मैं आपको बोलूँ 114 ढूंढना है, तो आपको कितनी देर लगेगी ढूंढने में? और डायरेक्ट आप बता देंगे समी, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे नंबर पर, नंबर के पीछे समी है, आप टेबल देखेंगे, टेबल में आप कहेंगे 114 पे समी है। तो अगर आपने नंबर्स में डेटा रखना शुरू कर दिया तो फाइंड करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा फाइंड करना। तो अब हमें सोल्यूशन मिल गया कि हम सिमेंटिक डेटे को नहीं रखें, बल्कि हर डेटे का एक नंबर पहले से डिसाइड कर लें। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हर एक डेटे का नंबर पहले से डिसाइड कर लें, नंबर्स में रखें, सर्चिंग इजी होगी, ढूंढना आसान। दुनिया में जितने भी वर्ड हैं, अगर डॉट है, डॉट को भी एक नंबर दे देते, कोई मसला नहीं, हर चीज़ को एक नंबर दे देते, ढूंढना आसान हो गया। तो अगर ऐसा है, अगर मैंने यहाँ पर आई को भी एक नंबर दे दिया,
आई को मैंने दे दिया जैसे कि 100, एम को मैंने दे दिया 200। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ आई एम मुबशिर, कैसे लिखूँ 100 कॉमा 200 कॉमा 112 इसका मतलब क्या हो गया आई एम मुबशिर। क्योंकि नंबर समझ। अब हम अगर टेबल पे जाके देंगे मैं बताया इस नंबर के ये वर्ड है, इस नंबर के ये वर्ड है, हम उसको डिकोड करेंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे। इंग्लिश में कोई आएगा उसको वापस नंबर में लेके जा सकते हैं। मतलब सिमेंटिक से नंबर में लाना, नंबर से सिमेंटिक में लेके जाना हमारे लिए हो गया इजी नंबर्स में। अब जो चीज़ बची वो बचा एक्सपीरियंस, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या आईक्यू। आईक्यू अलग होता है। आप सपोज करें कोई शेफ है, वो खाने बनाता है। अब उसको प्रॉब्लम क्या है, खाने बनाते वक्त वो इतनी सारी डिशेस बना रहा है, पूरा होटल के लिए काम कर रहा है। उसको टाइम पे ऊपर चीज़ चाहिए होती है जो वो बना रहा है। जब नमक चाहिए तो उसको फ़ौरन नमक हाथ में चाहिए, जब हल्दी इस्तेमाल करनी हल्दी फ़ौरन चाहिए, सब चीज़ें टाइमली चाहिए। उसने अपने साथ एक हेल्पर रखा। उसने हेल्पर को कहा कि जब मैं खाना बना रहा हूँ आप मेरे साथ आओ और आप मुझे फ़ौरन वो चीज़ें देते रहो जो जो मैं खाना बनाते हुए इस्तेमाल करूँ। अब पहले दिन जब हेल्पर आएगा उसका डे 1 होगा, जाहिर सी बात है उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा, पहला दिन है। उसका जब डे 1 होगा क्या वो टाइमली सही सही चीज़ें उठा के दे रहा होगा? नहीं, क्योंकि कोई चीज़ दूर रखी हुई है, कोई करीब रखी हुई है, कोई कहीं रखी हुई है, तरतीब बड़ी खराब होगी। जितना आप उसको टाइमली मेच्योर करते रहेंगे, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, वो क्या परफेक्ट काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ चीज़ों की सॉर्टिंग ही चेंज कर देगा। वो कहेगा नमक मैं सामने रखूंगा, नमक बार बार चाहिए होता है, घी इधर रखूंगा, वो बगैर देखे चीज़ें उठा के दे रहा होगा क्योंकि उसको हर चीज़ की लोकेशन सेट है, उसको पता है क्या चाहिए और फौरन उसने उस चीज़ को दे दिया। ये चीज़ किससे आई? रिपीटेशन से। जितनी बार उसने उस शेफ के साथ काम करा उतनी बार रिपीटेशन से उसने अपने आप को बिल्ड करा। काम करते वक्त उसने गलतियां भी करी, काम करते वक्त उसने सही काम भी करा, तो उसको शेफ से फीडबैक मिला कि ये काम आपने सही करा और ये काम गलत करा। गलत वाले को इम्प्रूव कर लिया, सही वाले को माइंड में रख लिया कि ये सही है। इस तरह की लर्निंग को रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम बोलते हैं। मतलब गलतियों से सीखना या रिवॉर्ड से सीखना, पेनल्टी से सीखना या रिवॉर्ड से। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको पेनल्टी मिली, अब अगली बार सेम गलती नहीं करेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई काम अच्छा कर लिया, आपको रिवॉर्ड मिला, अब आप उस काम को मजीद कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरीके से ह्यूमन लर्निंग करता है, इसी सिस्टम से करता है। तो इसका मतलब अब हमने डेटे को नंबर्स में तो रख लिया, अब इस डेटे से हम इतनी ज़्यादा बात करें, इतनी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें और हर इस्तेमाल में जो हमारे पास फीडबैक आया हम इसकी डेटे की सॉर्टिंग सही करते हैं। सही है, क्योंकि सॉर्टिंग सही करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई सेंटेंस दूंगा तो सेंटेंस का जो जवाब है वो सब करीब करीब रखा होगा, वो इजीली ढूंढ के लेके आ जाएगा। तो ये हम क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन बना रहे हैं प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या थी कि यूजर का इनपुट आया, अब इनपुट पे इफेक्ट तो नहीं लगा सकते, इनपुट तो कुछ भी आ रहा है, जब तक इनपुट एज इट इज नहीं आएगा इफेक्ट नहीं लगा सकते। कितने इफेक्ट लगाए, 1000 लगाए, 2000 लगाए, हमें पता ही नहीं है। यूजर आके हर तरह की से बात कर रहा है। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, ह्यूमन चाहिए जो उसकी बात को समझे और आगे लेके जाए। तो ये एक अलग सा सिस्टम बन रहा है जिसमें हम नंबर्स में चीजें लेके जा रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको मैं एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप इस वेबसाइट को गौर से देखना। मुझे ये बताएं, जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फिजिक्स में आपने डायमेंशंस पढ़ी होंगी। आप कौन सी डायमेंशंस आप लोग इस वक्त हैं, कौन कौन सी डायमेंशन इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर मार्किंग में? 2 डायमेंशन हो रही है, 3 हो रही है, कितनी हो रही है? 4 है, 5 है, 6 है, कितनी है? 2 अगर मेरे पास यहाँ पर डेटा हो इस तरीके से, कोई भी डेटा समझ लें डेटा है, ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया। अब सपोज कर लें कौन सा एक्सिस हो गया? ये वाई एक्स वाई वाई एक्सिस हो गया। अब एज अ प्रोग्रामर जब आपको इस तरह का डेटा मिलता है, आप क्या यूज करते हैं, कहाँ पे रखते हैं? लिस्ट में रखते हैं आप, तो रख लेते हैं हम भी लिस्ट में।
कौन कौन से एक्सिस है ये? X एक्स axis एंड Y वाई, 2 axis. डायमेंशन। ऐसे ही है। जब बहुत सारी लिस्ट हो तो उसको एक लिस्ट में रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? ये बनाया, सबके आगे कॉमा लगाया और ये हो गया, ऐसे ही रखेंगे। ये डेटा हमारा कितनी डायमेंशन में? 2. 2 डायमेंशन। लिखने का तरीका क्या है? अब प्रोग्रामिंग में जरूरी है इंटर करना कॉमा के बाद? जरूरी है? नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कभी इस तरीके का डेटा लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको कितनी डायमेंशन कंसीडर करेंगे? प्रोग्रामिंग में कॉमा लगाने के बाद इंटर लगाना जरूरी है? अगर मैं ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं, बात एक ही अलग अलग है, एक ही है. तो कितनी डायमेंशन है ये? 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन का डेटा मैंने इस तरीके से इसमें लिखा है कि अगर किसी की अभी भी कमजोर है थिंकिंग इस हवाले से कि डायमेंशन कैसे होती है, तो उसको विजुअलाइज नजर आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरतीब से लिखा, वरना ऐसे भी लिखे तो बात एक ही है, ऐसे भी बात है। अब आप जो स्पेस आपने देखी होगी जमीन से खड़े होकर, कराची से तो इतनी नजर नहीं आती, लाइट पॉल्यूशन बहुत है। स्पेस में आपको क्या लगता है कितनी डायमेंशन होंगी ओवरऑल? जिसमें दुनिया भी है, मिल्की वे है, गैलेक्सीज हैं, कितनी डायमेंशन होंगी अंदाजा? क्या पूरी दुनिया 3 डायमेंशन पे चल रही है? 4 पे चल रही है? काउंट ही नहीं कर सकते ना। आप स्पेस में जाएंगे काउंट करेंगे, जो लोग गए उन्होंने रिसर्च करिए, एक डायमेंशन 2 ना 3 पता नहीं कितनी है। इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई काउंटिंग होगी, लेकिन पता नहीं है। अभी जो हमारे पास आपको ये नजर आ रहा है, जिसमें आप पता है अर्थ कहाँ होगी, ये जो आपको नजर आ रहा है कितनी डायमेंशन है? कितनी है? 200 डायमेंशन। और ये तो नीचे डॉट्स हैं, कितने डॉट्स हैं? 10,000. 10,000 डॉट्स हैं। और कितनी डायमेंशन में फैले हुए हैं? 200. ये डायमेंशंस क्यों थी? अगर आप हेल्पर है शेफ के साथ, तो मैंने क्या कहा, आप आंखें बंद करके चीजें उठा के दे रहे हैं, ब्लाइंड। मतलब आप एक्सपीरियंस इतना हो गया क्या चीज कहां पर, आपका डायरेक्ट हाथ पहुंचता है, आप डायरेक्ट उसको नमक का डब्बा दे देते। तो उसका मतलब आपने अपने माइंड में डायमेंशन सेट करी है, ये डेटा इधर है, ये डेटा इधर है, ये डेटा इधर है, ये डेटा इधर है, या ये डब्बा इधर रखा हो। आप उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही अपना हाथ वहां लेके जाते हैं और चीज को उठा के दे देते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो डायमेंशन अलग है, मैंने ऐसे भी कर दिया डायमेंशन चेंज हो गया, थोड़ा सा भी मैं मूव करूंगा डायमेंशन चेंज हो गई है। ये तो आपको डॉट नजर आ रहा है, उस डॉट के ऊपर मैं अपना माउस लेके जाता हूँ, आपको पता लगेगा डॉट में रखा हुआ क्या क्या रखा हुआ है। अब क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ? क्या समझ में आ रहा है इस डेटा में क्या रखा हुआ है? वो सारा डेटा जिसके Multiple बारे data. में हम यूज करते हैं रोजाना, वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक सर्च बार है राइट साइड के ऊपर। तारिक भाई हटा सकते हैं जूम का, वो हसीब भाई जूम का जो माइनस करते हैं इसको, माइनस, उसको हटा भी दें वहां से, कहीं और ले जाए। ठीक है। अब यहाँ सर्च में मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया कोर्स। कितनी देर में सर्च हो करा है? सेकंड्स, मिली सेकंड्स, हो सकता है इससे भी कम टाइम में। और उससे रिलेवेंट कोर्स, डिस्कोर्स, कोर्स, और अगर मैं कुछ और नाम लिखूं यहाँ पर, मैं लिख दिया वॉच, वॉच और वॉचिंग, फौरन आगे सर्च हो गया। कितनी देर में सर्च हो रहा है? तो इसका मतलब क्या ये सिमेंटिक सर्च हो रहा है, या सिमेंटिक तो पॉसिबल नहीं था, अभी हमने डिस्कस करा, या ये नंबर्स में सर्च हो रहा हो? नंबर्स में. नंबर्स में सर्च हो रहा हो, कॉमन सेंस है, पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग, वेक्टर एम्बेडिंग। क्या बोलते हैं? वेक्टर एम्बेडिंग। मतलब नंबर्स में डेटा रखा हुआ, एम्बेडिंग्स में रखा हुआ डेटा, ताकि सर्चिंग करना हमारे लिए इजी हो जाए। अभी हमने लॉजिक भी समझ लिया सारी। अब आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। ये तो हमें समझ में आ गया डेटा किस तरीके से सर्च होकर आ रहा है, वॉच भी ढूंढ कर आ गए, डायमेंशन भी समझ में आ रही है, ओपन एआई टोकनाइजर। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ।
मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, अभी लिखा नहीं है मैंने, इतनी नजर नहीं आ रहा। मैंने क्या लिखा, आई एम समी, ये लिखा है। अब मुझे बताएं, अगर हमने सबको वेक्टर्स में रखा, मतलब नंबर्स में रखा, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे? 3 डॉट का भी तो होना चाहिए ना यार, 4 वो भी तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है ना। कितने होंगे? 4 1 2 3 4 4। अगर हमने हर लेटर का रखा तो इंग्लिश में 26 लेटर है, हमें टेंशन ही नहीं होगी फिर तो, इतने लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर ढूंढेगा कैसे, फिर तो और टेंशन में आ जाएंगे। हमने क्या रखा, आई को अलग कर दिया, एम को अलग, समी को अलग, डॉट को अलग। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टोकन। टोकन का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड को हमने बोला एक टोकन। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, फॉर वर्ड है, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर टोकन है, फॉर टोकन है। अगर यहाँ पर लिखूं, कितने टोकन हो गए? 5 टोकन हो गए, मतलब सबको अलग अलग कर रहे हैं। टोकन बनाने का फायदा क्या होगा, एक लैंग्वेज कॉमन यूज हो जाएगी, इसको अलग अलग करके नंबर देना आसान हो जाएगा। हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, कितने टोकन? 5 करेक्टर्स को तो हमें देना नहीं है, 5 टोकन है। उन्होंने डिवाइड कैसे करा हुआ है, आई को अलग करा हुआ है, एम को अलग, मिस्टर अलग, समी अलग, डॉट अलग। नीचे देखिए यहाँ पर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट, इसके सारे टोकन आईडी। मैं टोकन आईडी पे क्लिक करता हूँ, आ गया। 40 नंबर किसका है? 939 किसका है? और 27112 और डॉट का 13 है। ऊपर जाते हैं, हम लिखते हैं आई एम, हम लिखते हैं सर बशीर, डॉट। नीचे आते हैं, 40 दो बार रिपीट क्यों हुआ? एम आई सेम आई था ये। सेम 939 सर मुबशिर का नाम चेंज हो गया, सर नहीं ये सर है इसका मतलब, और ये क्या है, मुबशिर आखिर में था। और 13 पे क्या आ गया हमारे पास, डॉट। डॉट का 2 बार लगेगा ना, अच्छा इसमें मुबशिर को भी 3 से हम ब्रेक कर दें। हम ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, मैं इस पर नाम लिख देता हूँ, आई लिख दीजिए, जितना छोटा हो मिस्टेक ना करें। ऐसे लिख दिया। वैसे ये गलती है नहीं, ये भी प्लेटफॉर्म में गलती कर रहा है, सही है। अब नजर भी आ रहा है मैं सही सेग्रीगेट हुआ हूँ। टोकन्स में गए, टोकन से सेग्रीगेट हुए हैं, 40 आ रहा है, सब आ रहा है। डॉट का वो 2 बार नहीं लिखा उसने मिस्टेक करी है। अच्छा सारे डॉट को वो एक ही कंसिडर कर रहा है, 13 लिख रहा है, सही है। उसने कहा मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टोकन आईडीज में किस तरीके से वो आपके टेक्स्ट को रख रहा है, उस तरीके से जवाब दे रहे हो। तो जब आप एलएलएम के पास जाते हैं किसी भी, वो आपको जो सवाल का जवाब दे रहा होता है, एक्चुअली में वो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी इसको एडवांस लेवल पे हम लेके जा चुके हैं कि वो सिर्फ जाके सर्चिंग करके ला रहा है। लेकिन उसकी सर्चिंग का पैटर्न इतनी बार हमने इस्तेमाल करा, उसको इतना सिखा दिया है हमने सही गलत के आर्टिशन से गुजर के, कि वो बिल्कुल सही डेटा सर्च करके लाता है। जिस तरीके से हमने शेफ के हेल्पर की बात की थी, शुरू में वो गलतियां करता रहा, उसके बाद उसकी गलतियां मिनिमम हो गई, परफेक्शन के बहुत वो करीब आ गए। इस तरीके से आपका ये मॉडल सारा वर्किंग इस्तेमाल करता है। अब हम कॉमनली आते हैं, मैं वो नोटपैड खोला था। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हम बोलते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कैसे करें, मतलब कोई ना कोई ह्यूमन बैठा होगा, उसने क्या करा होगा, कोई कोडिंग लिखी होगी, डेवलपर होगा ना जाहिर, कोई ना कोई कोड लिखा होगा। उस कोड में साथ उसने बहुत सारा डेटा दुनिया से जमा करके इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा होगा। उसने बोला कि सारा डेटा लेके चले जाओ एम्बेडिंग में, ताकि मैं नंबर्स पे काम करूँ। फिर उसने क्या करा होगा, उससे सवाल पूछे होगी, फिर देखा होगा सवाल की सर्चिंग सही करके ला रहा है या नहीं ला रहा, वो गलत ला रहा होगा। जहाँ पे वो गलती करता होगा ह्यूमन क्या बोलता होगा, ये गलत, जहाँ पे वो सही करता होगा ह्यूमन बोलता होगा सही। उस हिसाब से उसकी सेटिंग करते रहते हैं हम। वो जो उसकी सेटिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर एडजस्टमेंट।
मतलब उसकी जैसे कि नंबर्स को सबके डॉट रखे होते हैं ना, अभी हमने देखा था सब डॉट है, तो हर एक डॉट का हमने जो एक्चुअल लोकेशन है हमने कहा पैरामीटर, उस पैरामीटर को इधर उधर करने का एडजस्टमेंट, सही, उसके वेट अलग अलग करना। अब आपने जो पैरामीटर एडजस्टमेंट करी है वो किस भी आप पे करिए, सही और गलत पे। जब आपने उसको कोई सवाल पूछा उसने जवाब बिल्कुल सही दिया, आपने पैरामीटर को वैसे ही रहने दिया। जब आपने उससे सवाल करा उसने जवाब गलत दिया तो आपने उसका पैरामीटर सेट करके दोबारा सवाल पूछा, फिर उसने गलती करी, 8-10 बार सिस्टम चला, फिर उसने सही जवाब दिया। मतलब चीज़ों को तरतीब से रखना है, बोतल यहाँ थी यहाँ से यहाँ रख दी, यहाँ से यहाँ रख दी, यहाँ से यहाँ, एक टाइम पे वो सही जवाब देना शुरू हो गया। तो हमें ऐसा लगता है शायद कोई कोडर बैठा होगा, डेवलपर, उसने सारी कोडिंग करी होगी, उसने सब नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ, जब उसको हम सवाल देते होंगे तो वो बस नंबर को सेट करके लाता होगा, एक ह्यूमन उसको सही गलत बता के उसकी पोजीशन को सही कर दिया होगा, लेकिन इसमें तो लग जाएंगे अच्छे खासे साल। दूसरा जो तरीका है वो क्या था, जब एक कोड, एक प्रोग्राम कोडर का लिखा हुआ जब सर्चिंग कर सकता है, मतलब डेटा जनरेट कर सकता है, तो हम एक प्रोग्राम दूसरा भी तो लिख सकते हैं जो उसकी जनरेशन को वैलिडेट करे, सही और गलत को पॉइंट करे। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में अपोजिशन होती है, अपोजिशन में क्या होता है, अपोजिशन जो भी कानून जनरेट होते हैं, जो हुकूमत जनरेट करती है ना, नई चीज़ लाती है, नई चीज़ को जनरेट बोली, जो भी चीज़ नई जनरेट होती है उस पर अपोजिशन करती है और उसको गलत होने से बचाती है। जब सही हो जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ गलती होती है उसको अपोजिशन करते हैं कि ये गलत है। सही, हुकूमत तो फैसला ले रही है, अपोजिशन उसको सही या गलत का फैसला कर रही है, मतलब वो बता रही है अप्रूव या डिसअप्रूव। अब हुकूमत का काम है अपोजिशन को कन्विंस करना है कि भाई आप दोबारा इम्प्रूव करेंगे, दोबारा आएंगे। मैंने अगर पानी की बोतल तैयार करी तो आप अपोजिशन में तो आप बोलेंगे यार ये तो है नहीं पानी की बोतल, फिर मैं दोबारा करूंगा, दोबारा आऊंगा, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, फिर आप बोलेंगे अब सही है। तो एक प्रोग्राम बनाया हमने, उसको कहा एक काम करते हैं, 2 मॉडल बनाते हैं, मतलब 2 कोडिंग लिखते हैं, 2 अलग अलग मॉडल की कोडिंग लिखते हैं। एक कोडिंग का काम होगा उस पर डेटा रखा हुआ, डेटा जनरेट करेगा, दूसरा काम होगा उसको वैलिडेट करेगा सही है या गलत है, वो उसको बताता रहेगा सही गलत, और वो अपने आप को उसके अपने पैरामीटर एडजस्ट करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोफेशनल हो जाएगा, परफेक्शन के बहुत करीब आ जाएगा। तो 2 मॉडल बना दिए, दोनों को आपस में डिबेट करवा दी, 2-4 हफ्ते डिबेट चली, एक टाइम पे क्या आ गया, सही सवाल लाता और सही जवाब लाता। शुरू में मॉडल से पूछा अल्लामा इकबाल कौन है, उसने जवाब दिया, वैलिडेटर ने देखा अल्लामा इकबाल हाँ सही बताया। फिर उससे कहा कायदतन कौन है, उसने जवाब गलत बताया, वैलिडेटर ने कहा ये तो नहीं है कायदतन। अब वो दोनों अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, दोनों की ट्रेनिंग हो रही है ना, एक जनरेट वाला और एक वैलिडेट करने वाला, दोनों अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया परफेक्शन के करीब आ गए। इस तरीके से आपकी जनरेटिव एआई आई है कि उसने अपने आप को ट्रेनिंग इस अंदाज में कराया कि ट्रेनर मतलब मॉडल ने मॉडल को ट्रेन कराया, हमने तो सिर्फ डेटा दे दिया, उसने अपनी सेटिंग खुद बनाई, खुद अपने आप को सेट करा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आता है इसको बोलते हैं गेन, जो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बताई है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। अभी गेन रख लेते हैं। गेन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लिखी हुई पाइथन में, और कोई खास चीज़ नहीं है, मतलब कोडर ने प्रोग्रामिंग लिखी है, 2 मॉडल बनाए, दोनों का आपस में लड़वा दिया, एक का काम जनरेट करना, दूसरा काम उसको सही गलत बताना, और उसमें क्या करा, अपने सेटिंग चेंज कर रहा है। करते एक टाइम ऐसा आ गया कि वो परफेक्शन के करीब आ गया। इसी तरीके से जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, उसमें यूज हो रहा था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं उसके पीछे जो कोडिंग लिखी है, जो उनके डेवलपर ने बनाया, उसका नाम हम ट्रांसफॉर्मर देते हैं, लिखा हुआ तो कोड ही होगा ना, मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ लिखता तो कोड ही हूँ ना। तो ट्रांसफॉर्मर उसको हम कह रहे हैं क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिजाइन को ट्रांसफॉर्मर का नाम दिया हुआ। ट्रांसफॉर्मर गेन की तरह काम नहीं करता। अभी हमने गेन को देखा ना, 2 मॉडल होते हैं, एक जनरेट कर रहा है, दूसरा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मतलब उसको सही गलत बता रहा है, अपोजिशन। ट्रांसफॉर्मर ने दूसरा तरीका इस्तेमाल करा, ट्रांसफॉर्मर ने जो तरीका इस्तेमाल करा उसको बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेंशन का मतलब है आप आगे मुझसे बात करो, आपने बात करते हुए बहुत सारी बातें करी, आपने कहा प्लीज सर, एक्सक्यूज करी, सब कुछ करा, मुझे आपकी एक्सक्यूज से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ आपकी बात समझनी, आप बात के बोलो। जैसा कि ना, अगर आप किसी के पास आइसक्रीम लेने जाए, आप उसको बोले भाई ठंडी आइसक्रीम दे दो, ये वाली, वो दे देगा। अगर 6 बार पुलिस लगाए तो आइसक्रीम अलग देगा, वही सेम देगा, सेम ही है ना, वो अलग से आइसक्रीम की कंपनी तो कॉल नहीं करेगा ना, हमने 6 बार पुलिस बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ अटेंशन मतलब सामने वाले की बात के वर्ड्स पे सेल्फ अटेंशन करो कि किस पे अटेंशन करनी है, किस पे नहीं करनी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है,
मेरे पास कहीं ना कहीं डाउनलोड कर यहाँ पर भी ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। हम एलएलएम के पास गए, हमने क्या कहा, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। ये हमने पूरी बात की और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब सही है, आई वॉन्ट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। सेल्फ अटेंशन, अगर आप ह्यूमन है, आपके लिए अटेंशन वर्ड कौन कौन से होने चाहिए? शॉपिंग। शॉपिंग से क्या फायदा होगा? आपके दिमाग में जितने भी शॉपिंग से रेलेवेंट डेटा है जो आप जानते हैं वो सब आ जाएगा। दुनिया की सारी चीजें जो शॉपिंग हो सकती है सब आ गई। फिर दूसरा वर्ड आपने क्या करा? समर सीजन। आपने क्या मतलब गर्मियों के हिसाब से वो डेटा फिल्टर हुआ, इतनी सारी शॉपिंग आएगी ना दुनिया की, समर के हिसाब से फिल्टर हुआ। फिर तीसरे नंबर पे कहाँ पे फिल्टर हुआ? कॉर्पोरेट। आप कॉर्पोरेट के हिसाब से क्यों? क्योंकि हर समर सीजन का शॉपिंग करने वाला मटेरियल कॉर्पोरेट में नहीं चल सकता, मतलब उसको कॉर्पोरेट के हिसाब से रखना है। इसी तरीके से इवनिंग भी आ गया। इसका मतलब आप सवाल के अंदर क्या कर रहे हैं? सेल्फ अटेंशन कर रहे हैं। आपको आई से लेना देना नहीं है, हॉर्न से लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है शॉपिंग से, समर सीजन से और कॉर्पोरेट मीटिंग से। यहाँ से आप जवाब अच्छा ला सकते हैं। सही है। अब एक प्रोग्राम लिखा है डेवलपर ने, उसने क्या कहा? उसने कहा जो वर्ड आएगा उस वर्ड की मैं सेल्फ अटेंशन वर्ड निकालूंगा और उसको अलग कर लूंगा। तो उसने कौन कौन से सेल्फ अटेंशन निकाले? शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट मीटिंग। और इसका प्रोसेस क्या है? इनकोडर। इनकोडर मतलब किसी चीज से अपनी मतलब की चीज को निकाल के उसको काम स्टार्ट करना, इनकोड करना। मतलब अपने इनकोड का मतलब होता है कि अपने स्टाइल में कन्वर्ट करना। जैसे भाई मैं अपने स्टाइल में काम करूंगा, आपने मुझे डेटा दिया किसी भी स्टाइल में, मैंने अपने हिसाब से उसको सेट कर लिया। फिर मैं एक काम करूंगा ना, अपने हिसाब से करूंगा, इनकोड कर लिया। इनकोड में क्या हुआ? सेल्फ अटेंशन। तो मतलब किसी प्रोग्रामर ने कोडिंग लिखी हुई है, वो आपके सवाल को इनकोड करके सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पे ला रहा है। और इसमें क्या फायदा हो रहा है? इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि सवाल समझ में आ रहा है। अब उसके पास क्या था? एम्बेडिंग्स थी, पूरा सर्चिंग दुनिया भरी हुई थी, उस दुनिया में कितना सारा डेटा था एम्बेडिंग में। अभी उसमें जाएगा और सिर्फ शॉपिंग, समर और कॉर्पोरेट से रेलेवेंट डेटा सर्च करेगा। जाहिर है इसको नंबर में कन्वर्ट करके जाएगा, इंग्लिश में तो नहीं जा सकता ना, इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, नंबर से नंबर को ढूंढेगा, नंबर से नंबर को ढूंढेगा। तो नंबर से नंबर को ढूंढेगा तो उसको करीबी वर्ड मिल जाएगा। जब उसको करीबी वर्ड मिल जाएगा तो वापस से सेल्फ अटेंशन करेगा उस पर और डिकोड करेगा। डिकोड मतलब मैंने काम कर लिया, मैं आपको वापस जवाब देने जा रहा हूँ, तो आपके स्टाइल में वापस ला रहा है ना। मेरा वाला स्टाइल तो आपको समझ नहीं आएगा, मैंने तो पता नहीं कैसे रखा हुआ, मैंने उसको वापस डिकोड करा है सही स्टाइल में और आपको दे दिया, इनकोड और डिकोड। तो डेवलपर ने ये कोड लिखा, उस कोड पे इनकोडर और डिकोडर लगा है। ये जो इनकोडर और डिकोडर है ये सिमेंटिक नहीं चल रहा है, नंबर्स पे चल रहा है, मतलब एम्बेडिंग पे चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ हमने सिमेंटिक चीजें ताकि आप लोग पढ़ लें। असूलन मुझे यहाँ पे हर जगह नंबर लिखने चाहिए, फोकस की जगह नंबर, फोकस नहीं सॉरी, ये तो ऊपर चीजें हैं सारी, ये जो लिखा हुआ ना शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट, एक्चुअली ये नंबर है, नंबर यहाँ लिखा हुआ, नंबर के ऊपर वर्किंग करना। तो कोडर ने अपना काम करके एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल बना दिया। इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल में वो नहीं है जो एक बना रहा था दूसरा उसको वैलिडेट कर रहा था, गेन वाला नहीं हो रहा। गेन में होता था ना एक बनाता, इसमें क्या है? सेल्फ अटेंशन। तो उन्होंने टेंशन ही नहीं है, ना बनाने की जरूरत है ना उसको डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत है। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म से काम करो। कुछ टाइम होगा, शुरू में बंदा आएगा, उसने क्या करा? शेफ की बात सुनी, उसने कहा शेफ क्या कह रहा है, शेफ की बात जैसे समझ में आई उसने सेल्फ अटेंशन करी, सिर्फ वही चीज उठा के दे दी। अब शेफ ने बात करते करते कितने सारे वर्ड यूज करे, प्लीज, हेलो, हाय, हो सकता है अपने घर की कोई स्टोरी सुना रहा हो, सुनाते सुनाते उसने बोला नमक का डब्बा दे दो, तो उसने स्टोरी सुनते सुनते नमक के ऊपर फोकस करा, सेल्फ अटेंशन करी और डब्बा दे दिया। अब इस मैकेनिज्म को भी हमने इतनी बार चलाया कि शुरू में गलतियां करता था, टाइम गुजरता गया, गलतियां कम होती गई, एक टाइम ऐसा आ गया कि वो भी परफेक्शन के करीब आ गया। तो ये मॉडल है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर का मॉडल जब चलता है ना, जब आप जीपीटी यूज करते हो तो उसके पीछे ये चल रहा होता है, इनकोडर और डिकोडर। अब सवाल समझा, जवाब दिया, जवाब क्या है? उसके पास पहले से डेटा रखा हो, सिर्फ सर्च करके ला रहा, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। आपको लगता है जीपीटी इंटेलिजेंट है क्योंकि मेरी बात समझ के अच्छा जवाब ला रहा है, अगर देखा जाए कोई इंटेलिजेंस नहीं है। डेटा नंबर्स में और एम्बेडिंग में जाता है, एम्बेडिंग में जाके सर्च करता है, लेकर आता है।
उसके मैकेनिज्म को इतनी बार रिपीट करा, इतनी बार रिपीट करा, इतनी बार रिपीट करा कि वो परफेक्शन के करीब आ गया। उसको इतनी बार सही करा, इतनी बार सही करा, छोटी छोटी गलतियां सही करते 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 परफेक्शन के करीब आ गया। अब इसमें एक मैकेनिज्म ये भी होता है टोकन वाला, जो अभी हमने पढ़ा है। टेक्स्ट को निकाला, टोकन निकाले, उसकी एम्बेडिंग्स बनाई, क्योंकि भाई जहाँ जो डेटा जाएगा वो तो नंबर्स में जाएगा ना। तो पहले आपका जो सवाल होता है वो नंबर्स में लेके जाता है, मतलब वेक्टर में लेके जाता है, फिर उस डेवलपर के कोड के पास जाता है, उसको इनकोड करता है, जवाब ढूंढता है और डिकोड करके जवाब आपको लाके दे देता है। तो ये काम किसी डेवलपर ने करा हुआ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है आर्किटेक्चर को सोचने की है, लेकिन अब जो हो चुका है, अब हमारे लिए कोई इंटेलिजेंस नहीं है, हमें पता है पीछे काम इस तरह हो रहा है, इसमें कोई ह्यूमन का दिमाग नहीं लगाया किसी ने निकाल के, काम करने का उन्होंने पैटर्न पकड़ लिया, इस पैटर्न से काम हो रहा है। तो आप जब जीपीटी पे जाते हैं, वो सवाल का सही जवाब इस मकसद से दे रहा होता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे चल रहा है। इसी तरीके से जीपीटी पे जब आप जाते हैं, चैट जीपीटी पे टेक्स्ट की जब बात करते हैं तो क्या यूज होता है हमारे पास? एक बार सब लोग नाम बताएं क्या यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मतलब वो भी एक कोड लिखा हुआ है, पाइथन की एक लाइब्रेरी पाइटॉर्च, उसमें कोडिंग लिखी है, आप ही जैसे डेवलपर ने लिखी है। जाहिर है उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, उसका आर्किटेक्चर अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन काम ऐसी होगा जैसा आप करते हैं। जो इमेजेस और वीडियो जनरेट होती हैं, इमेजेस और वीडियोस जो आप देखते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है टेक्स्ट के लिए। जो आप इमेजेस और वीडियो यूज करते हैं, या तो उसमें डिफ्यूजन मॉडल होता है या तो उसमें गैन का मॉडल होता है, दोनों में से कोई एक होता है, सही है। इमेजेस और वीडियो में ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट पे अच्छा सेल्फ अटेंशन कर रहा है ना, इमेज में क्या सेल्फ अटेंशन, तो इमेज में जनरेट गेन अच्छा है कि इमेज को समझना। मैंने कहा कि भाई वाटर बॉटल बनाओ, उसने पता नहीं क्या बना दिया, तो डिस्क्रिमिनेटर उसको बोलेगा ना भाई ये वाटर बॉटल थोड़ी है, ये तो आपने कुछ और बना दिया। मैंने कहा उसको लैपटॉप बनाओ इमेज, उसने पता नहीं क्या बना दिया, तो गेन उसको बताएगा। गेन के अंदर दो चीज़ है ना, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर उसको बताएगा भाई आपने गलत लैपटॉप नहीं बनाया, कुछ और बना दिया, आप इसको सही करो, फिर जाके वो सही करो। यहाँ पे सेल्फ अटेंशन नहीं चलती, इमेज में सेल्फ अटेंशन क्या चल रहा है। इसी तरह डिफ्यूजन मॉडल होता है, इसका भी एक पर्पस है, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो इमेजेस और वीडियो में दोनों में से कौन सा यूज होता है? या तो गेन। और टेक्स्ट पे कौन सा यूज हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर। ये सब डेवलपर्स के लिखे हुए कोड है जो ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। अब जो पीरियड होता है ट्रेनिंग का, मतलब सिखाने का, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, मतलब जिसने इसको इसकी परफेक्शन पे लेकर आया, वो कौन है? जिन डेवलपर ने कोडिंग लिखी है, उसी की तरह डेवलपर है, वो सारा डेटा लेकर आए, उन्होंने डेटा डाला, रखा, इंजेस्ट करा और उसका आउटपुट लिया, उसको चलाया 1 साल 200 साल 300 साल का डेटा सब उसमें रखकर उसको इतनी रिपीटेशन दी कि सही हो गई। तो उसका मतलब ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? जिस कंपनी में ये डेवलप हुआ उसी के एम्प्लॉयर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब हमारे पास जब जीपीटी आता है तो वो ट्रेन हुआ होता है, हम उसको ट्रेन नहीं करा रहे, वो ट्रेन हुआ है। हम जो करते हैं, हम जो उससे सवाल जवाब करते हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। क्या बोलते हैं? ये लिख दिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक बार रिपीट करें, क्या बोलते हैं? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब एक ट्रेनिंग हुई हुई चीज को इस्तेमाल करना। जैसे आप यहाँ पर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में गए तो आप इन्फेरेंस में, मतलब आपने सीखा हुआ है, अब वो आपकी सीखी हुई स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जब जीपीटी या कोई भी मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको सिखा नहीं रहे, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप उसके साथ इन्फेरेंस कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग हुई हुई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो जीपीटी के पास गए, ट्रांसफॉर्मर यूज करें, गेन यूज करें, कुछ भी यूज करें, पीछे कुछ भी चल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमारे लिए एक ही नाम है, हम क्या नाम यूज करते हैं? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसी तरह LVM, लार्ज विजन मॉडल, LLM भी कर लेते हैं, इससे आगे नहीं जाते। हमारे नहीं LLM है, पीछे ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हम उसको बोल रहे हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसके पास डेटा है, ट्रांसफॉर्मर है, सारा काम करके दे रहा है, इनपुट लेके जा रहा है, आउटपुट लेके आ रहा है। समझ में आ गया? अब LLM का फायदा क्या हुआ कि वो सवाल को समझता है, उसका जवाब देता है, उसके दरमियान में उसके पास IQ है, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से वो सवाल को समझ के जवाब सही दे देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ से? रिपीटेशन से, एक्सपीरियंस से। आप लोगों में भी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो एक्सपीरियंस से आई होगी या रिपीटेशन से आई होगी। क्या हो सकता है आपका IQ इतना बेहतर हो कि आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस भी अपने IQ से बेहतर कर ली, सही है। तो वही चीज़ जीपीटी के पास किस है? ट्रेनिंग से। इमोशनल इंटेलिजेंस, सवाल समझ के जवाब दे रहा है।
अब आते हैं हमारे पहले वाले काम पर, जहां पर हम क्या कर रहे थे, जहां पर हम एक डिसीजन ले रहे थे, ये वाला। अब मुझे ये बताएं, पाइथन प्रोग्रामर के पास, जो अभी आप लोग हैं, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है इस तरीके के यूजर इनपुट को समझ के इफ लगाना? नहीं है ना ऑप्शन। इस पे इफ लग सकता है? कभी भी नहीं लग सकता। लेकिन आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने पाइथन के कोड में किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल लगाएं, उससे सवाल करें, उससे जवाब लेना? क्या बोलते हैं इस मैकेनिज्म को? क्या बोलते हैं? अभी एक नाम किसी ने सही बताया था बीच में। नहीं, सही वो तो आप कोडिंग पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हूँ, मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम को, दूसरे सिस्टम को कॉल करना है, उसको सवाल भेजना, उससे जवाब लेना, क्या है? दोबारा तेज बनाए। एपीआई क्या है? एपीआई मतलब मैं अपने कोडिंग में रहते हुए अपनी दुनिया से बाहर कहीं पे कॉल लगाता हूँ, और जो मैं कॉल लगाता हूँ उनसे सवाल पूछता हूँ और मुझे जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ये काम आप अपने पाइथन के कोड में कर सकते हैं। कितने लोगों को पता है हम कर सकते हैं? एपीआई कॉल हम कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप पाइथन का कोड लिखेंगे। कोड में आपके पास आएगा यूजर का इनपुट। इनपुट क्या आएगा? जैसा आई वांट टू बुक अ टिकट फॉर दुबई, कोई आगे कुछ बोल रहा है, कोई आगे कुछ बोल रहा है, XYZ लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। आपने क्या करा? ओपीआई कॉल करी, किसकी? जीपीटी की, किसी की भी करी, हमने एलएलएम किया, एलएलएम की एपीआई कॉल करी, उसको इनपुट भेजा, जवाब आ जाएगा उसका। जवाब जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट। क्या ये काम करना आपके लिए कोई मसला है प्रोग्रामिंग में? कोई मसला नहीं है। एलएलएम क्या कर रहा है? सिमेंटिक बात को समझ के जवाब देना। जो काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ एल्स से नहीं कर सकती थी, वो काम एलएलएम कर सकता है। वो सवाल समझ के जवाब दे देगा। अब आप ये कहेंगे एलएलएम सवाल समझ के जवाब दे रहा, अगर मैं एलएलएम को कहूँ ये पंखा कैसे चलेगा, तो क्या एलएलएम मुझे बताएगा पंखा कैसे चलेगा या पंखा चला देगा? पंखा चला तो देगा। मैं सवाल अगर चेंज करूँ, एलएलएम को बोलूँ ये पंखा चला दो, तो वो चलाएगा या जब भी बताएगा? चलाएगा। क्योंकि चलाने का एक्सेस उसके पास नहीं है। उसको क्या पता मेरा पंखे का बटन कहाँ है? वो मुझे समझा सकता है, यार देखो वहाँ कहीं बटन लगा होगा, ढूंढो उसको और चला दो। अब उसको तो नहीं पता मेरे पास हो सकता है बटन ब्रेकर लगा हो वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, एलएलएम को सवाल में बताऊंगा मेरे पास 6 पंखे लगे हुए, हर एक पंखे के साथ में उसका एक बटन है। पहले पंखे का नाम ये वाला, दूसरे पंखे का नाम ये वाला, तीसरे पंखे का नाम ये वाला। ये वाला पंखा बॉयज के रो में चल रहा है, ये वाला पंखा गर्ल्स के रो में चल रहा है, और ये वाला पंखा ये सेंटर रो में चल रहा है। ठीक है, एलएलएम को बता दिया। अब मैं एलएलएम को पहले मैंने बताया, मतलब मेरा ये सवाल है पूरा, ये ना सवाल के हिस्से होते हैं ना। पहले मैंने ये बात लिखी, फिर मैंने कहा मुझे ये बताओ बॉयज की रो वाला पंखा चलाना है, तो कौन सा पंखा चलाओ और कैसे चलाओ? एलएलएम क्या बोलेगा? फैन नंबर 1 पे जाओ, उस पे बाद एक बटन है, उसको दबा दो, इस तरीके से दबेगा, इस तरीके से चल जाएगा, बता देगा एलएलएम। क्योंकि मैंने सवाल में उसको सारा डेटा दिया है, तो वो मुझे जवाब में उसी डेटे से निकाल कर मुझे जवाब दे देगा ऐसे चलाओ। लेकिन क्या एलएलएम पंखा चला सकता है? नहीं चला सकता। बता सकते। मतलब अगर टिकट बुक करना था तो उसमें क्या हो रहा था? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपर आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक लिखी थी, जब उस फंक्शन को कोई कॉल करता था तो वो काम होता था, उसका रिटर्न आ जाता था। चाहे वो हेलो वर्ल्ड हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो एपीआई कॉल हो, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता है फंक्शन में, तो आप कोई भी चीज लग सकते हो ना, खाली रख दो, हेलो वर्ल्ड लग दो, कोई भी चीज लग सकती है। तो आप ये कह रहे हो टिकट बुक किससे होता था? फंक्शन कॉल करने से, क्योंकि जो बटन था टिकट बुक करने का उसके पीछे फंक्शन कॉल होता था। आप लोगों को फंक्शन कॉल करने वाला माइंडसेट जो है प्रोग्रामिंग, उससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कितने लोगों को पता है फंक्शन कॉल से कोई भी काम करा सकते हैं, जो भी इसमें लॉजिक है वो चल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एलएलएम डिसीजन तो ले सकता है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, वेबसाइट पे 6 बटन है, कब कौन सा बटन दबाना है ये ह्यूमन डिसीजन ले रहा था। ह्यूमन 2 काम कर रहा था, एक ये सोच रहा था कौन सा बटन दबाना है, और एक जाके उसको प्रेस कर रहा था। तो दबाना है ये क्या हो गया? थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो प्रेस करने को क्या बोलेंगे? एक्शन। फंक्शन कॉल करने को एक्शन बोलते हैं। तो ह्यूमन एक्शन ले रहा था, साथ में सोच रहा था। अब जो सोचने का काम है वो कौन कर सकता है? सिर्फ क्या बचा? एक्शन बच गया।
अगर वेबसाइट पर 10 बटन है, अगर मैं एलएलएम को सवाल में बता दूं मेरे पास 10 बटन है, ये काम करते हैं, तो मुझे बता दे कौन सा बटन दबाना है। और अगर बटन की जरूरत ना हो, अगर मैं उसको बताऊं कि 10 बटन है, 10 पंखे चलते हैं, और मुझसे बात कुछ और कर रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं बताएगा बटन दबाने का, वो कहेगा बटन दबाने की बात ही नहीं हो रही, पंखे की बात ही नहीं हो रही। ऐसा ही है। तो ह्यूमन के पास भी अगर 10 बटन है, कोई आगे उससे दूसरी दुनिया की बात करे तो बटन तो नहीं दबाएगा। तो थिंकिंग वाला काम एलएलएम कर चुका है, सिर्फ कौन सा काम बचा है? एक्शन, मतलब मेरा जो लिखा हुआ फंक्शन है उसको कॉल करना। अभी तक जो हम फंक्शन कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग में, कहीं भी 2 ब्रैकेट लगाते हैं, उसके आगे कॉल कर देते हैं। जब हम वेबसाइट पर बटन लगाते हैं, बटन के पीछे भी वही काम हो रहा होता है, कॉल हो रहा होता है। अब होगा क्या, आप लोगों की इंफॉर्मेशन में एक और बात मैं ऐड कर रहा हूँ। जब हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, आपके पास अभी सिर्फ इतनी नॉलेज है। एक और इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि जो एलएलएम अभी मौजूद है, जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, वो इनपुट आउटपुट के अलावा एक और काम भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपने इनपुट के टाइम पर उनको बता दिया कि मेरे पास ये 10 फंक्शन है, मतलब 10 बटन है जिससे पंखे चलते हैं, इस बटन का नाम ये, इस बटन का नाम ये, इस बटन मतलब फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नाम ये, इस फंक्शन का नाम ये, इस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन को चलाने के लिए ये पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर चाहिए होता है ना फंक्शन को, आर्गुमेंट चाहिए होता है। इस फंक्शन को चलाने के लिए ये पैरामीटर चाहिए और इस फंक्शन को चलाने के लिए ये पैरामीटर चाहिए। तो एलएलएम क्या करेगा, जवाब में मुझे वैसा जवाब नहीं देगा जैसे आपको देता है, बल्कि मुझे एक एरे लिस्ट बनाकर देगा और उसमें लिस्ट ऑफ फंक्शन दे देगा, चाहे वो 1 हो या 2 हो 3। मैं बोलूँगा 3 पंखे तो 3 के बताएगा, तो मतलब फंक्शन का नाम मुझे दे देगा एक एरे में रख के, मतलब लिस्ट में रख के। समझ रहे हैं? ये चीज़ आपको नहीं पता थी कि एलएलएम ये भी करता है। एलएलएम ये भी करता है कि इनपुट का समझता है, वो समझने के बाद वो देखता है जवाब देना है या फंक्शन कॉल करना है, या तो वो जवाब देता है या वो मुझे बताता है कि ये फंक्शन कॉल करना है। लेकिन ये काम एलएलएम की एपीआई से होता है, चैटबॉट से नहीं होता। जो हम यूज करते हैं ना, ये वाला जो हम लोग यूज करते हैं, ये चैटबॉट से नहीं होता, इससे नहीं होता। इसकी जो एपीआई है उससे होता है। इससे तो सिर्फ वो डैशबोर्ड है, जो सवाल करोगे जवाब दे दो। एपीआई में क्या होता है, सवाल लेके जाएगा, या तो जवाब लाएगा या तो क्या लाएगा, फंक्शन का नाम और पैरामीटर। सवाल में हम उसको बताएंगे कि 10 फंक्शन है और ये सवाल है। अब उसका काम है उस सवाल को समझे, या तो जवाब दे या तो क्या बोले, इसका जवाब किसके पास है, ये वाले फंक्शन के पास। अगर मैंने उसको कहा पंखा खोलो, तो मुझे क्या बोलेगा, याला फंक्शन कॉल करो, मैं तो नहीं खोल सकता पंखा। सही बात है ना? तो लेकिन ये सिर्फ नाम दे रहा, अभी भी एक्शन नहीं ले रहा, अभी भी सिर्फ बताने वाला काम कर रहा, थिंकिंग वाला काम कर रहा। लेकिन एज अ प्रोग्रामर, अगर आपके पास लिस्ट आ गई, एरे आ गई, और उसने फंक्शन का एज इट इज नाम रखा हुआ, एज इट इज सेम विदाउट किसी चेंजिंग, तो क्या आप उसमें इफ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर मैं आपको किसी लिस्ट में नाम रख के दे दूं, तो आप इफ लगा के नाम को कैप्चर कर सकते हैं। अगर उस नाम का फंक्शन रखा हुआ, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इफ लगा के। अगर मैं इस तरीके से एरे बनाऊं, मेरा फंक्शन का नाम सपोज कर लें टिकट है, सही है, एरे मेरे पास इस तरह आ रहा है, और क्या आ रहा है सपोज कर लें, और कॉमा लगा के पैरामीटर आ रहा है। पैरामीटर क्या है, लोकेशन है दुबई। अगर मेरे पास ऐसे डेटा आ जाए, तो क्या मैं उस पर टिकट के नाम का फंक्शन कॉल करके दुबई का पैरामीटर पास कर सकता हूँ? इफ एल्स से कितने लोग ये कहते हैं, हैंड करके बताएं कि ये काम हो सकता है? हो सकता है। मतलब एलएलएम ने कितनी जिंदगी आसान कर दी कि जब किसी ने आके बोला आई वांट टू बुक अ टिकट फॉर दुबई, तो प्रोग्रामिंग में आपके पास इनपुट आया, आपने क्या करा, एलएलएम को इनपुट भेजा, फिर उसका जवाब आया। जवाब पे आपने क्या लगाया, इफ एल्स। अगर जवाब है तो एज इट इज दिखा दो। हो सकता है यूजर ने पता नहीं कोई दुनिया की बात करी, जिससे कोई ताल्लुक ही ना हो टिकट बुक करने का। और अगर जवाब में क्या लिखा हुआ, एरर रखी हुई, फंक्शन का नाम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। कॉल कर दोगे, ये तो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, एक्शन। एलएलएम एक्शन ले सकता है? नहीं, बता सकता है। एक्शन कौन ले रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग, मतलब आप जो लिख रहे हैं वो एक्शन ले रहा है। हेल्प किसकी चल रही है, एलएलएम की। क्यों, इमोशनल इंटेलिजेंस के पास है, प्रोग्रामिंग के इफ एल्स के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जब ये मुझे स्ट्रक्चर आउटपुट देगा, तो उस पर मैं इफ एल्स लगा लूंगा। ये जो क्वांटिटी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका जवाब जो आएगा मेरे पास वो स्ट्रक्चर में आएगा, वहां पे इफ एल्स लग सकता है। इसके ऊपर इफ एल्स नहीं लग सकता, क्योंकि यूजर कुछ भी सवाल पूछे, मुझे तो पता ही नहीं यूजर क्या पूछ रहा है। तो ये जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें आप इनपुट आउटपुट एलएलएम के बाद भेजना मंगवा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एजेंट्स, हर चीज का एक नाम रखते हैं ना। तो पहले जो एप्लीकेशन होती थी उसमें एजेंट
एजेंट वाला काम कौन करता था? ह्यूमन एजेंट होता था, ह्यूमन बात समझता था, ह्यूमन बटन दबाता था। अब कौन बात समझ रहा है? बैकग्राउंड पे एलएलएम कर रहा है, लेकिन हमारे सामने क्या एप्लीकेशन, हम उसको एप्लीकेशन नहीं बोल रहे, हम उसको बोल रहे हैं एजेंट्स, क्योंकि वो ऑटोनोमस डिसीजन कर रही है। ऑटोनोमस डिसीजन कैसे कर रही है? पीछे का पूरा स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया, पीछे क्या चल रहा है हमें ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे एज अ प्रोग्रामर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को हम ट्रू कर देंगे। यूजर का इनपुट आया, हमने कहा भेजा, पहला काम क्या होगा? यूजर का इनपुट आया, व्हाइल लूप चल गया, पहले का आइटरेशन, हमने क्या भेजा इनपुट को? एलएलएम के पास। अभी का आइटरेशन कौन है? पहली है ना, आइटरेशन तो सेम है, कोड के ब्लॉक चल रहे हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। एलएलएम का जवाब आया, जवाब पे क्या लगाया? इफ एल्स। अगर जवाब आया तो जवाब को शो कर दिया और लूप को ब्रेक कर दिया। और अगर जवाब में आए फंक्शन का नाम तो क्या करा? एक और इफ एल्स लगाया, फंक्शन का नाम उठाया, उसमें पैरामीटर भेजा, फंक्शन को कॉल करा, उसका रिटर्न आ गया। रिटर्न को फिर लूप को ब्रेक करके रिटर्न यूजर को दिखा दिया। अब यहाँ पे एक मसला है, एज अ फंक्शन कॉलर आपको पता है प्रोग्रामिंग में फंक्शन सम टाइम पे एरर हैंडलिंग भी तो होती है, एरर भी तो रिटर्न करता है फंक्शन, मना भी तो करता है, 10 चीजें करता है, हर बार फंक्शन सेम रिस्पॉन्स तो नहीं देता। सही बात है ना? अगर मैं बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में 300 रखे, मैं 500 निकालूंगा, फंक्शन का निकाल देगा 500, बोलेगा बैलेंस नहीं है। तो इसमें भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी फंक्शन के रिटर्न को पढ़ने के लिए। तो फंक्शन का रिटर्न क्या आ रहा है भाई, और फंक्शन का रिटर्न यूजर को दिखाएंगे, हो सकता है यूजर को समझना है, यूजर तो इंग्लिश लिख के भेज रहा है, सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, बोला मेरा जवाब भी सेंटेंस में चाहिए, ये क्या जवाब दे दिया? गेट टिकट डन, क्या डन मुझे तो पता ही नहीं है। एक आप उसको ऐसा नहीं करेंगे, एक डिक्शनरी दें, डिक्शनरी में लिखा हो टिकट, कॉमा लगा के लिखा हो, कॉलन लगा के डन लिखा हो, आप उसको क्या पता? वो बोलेगा जब मैंने सवाल इंग्लिश में पूछा है सिमेंटिक तरीके से, जवाब भी उसका दो। तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा ह्यूमन आ गया, मतलब दोबारा एलएलएम की जरूरत पड़ रही है। हम क्या करेंगे? व्हाइल लूप चला, पहले क्या हुआ? इनपुट, फिर इनपुट कहाँ गया? एलएलएम के पास। आउटपुट पे क्या लगा? इफ एल्स लगा, इफ एल्स ने क्या डिसाइड करा? जवाब आया तो शो करा दो, जवाब नहीं आया तो देखो टूल कॉलिंग होगी। अगर टूल कॉलिंग है तो दोबारा इफ एल्स लगा, क्या हुआ? फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद हमने लूप क्या करी? दूसरी आइटरेशन में चले गए। रिटर्न, इस बार रिटर्न क्या है हमारे पास? फंक्शन का जो भी फंक्शन का रिटर्न आया। दूसरी आइटरेशन आई तो इनपुट क्या होगा? इस बार दूसरी आइटरेशन में इनपुट क्या होता है हमेशा? जो हम वहां से रिटर्न लेकर आए। आइटरेशन चेंज हुई ना लूप की, पहली आइटरेशन में रिटर्न आया, दूसरी आइटरेशन में क्या हुआ? उसी रिटर्न को दोबारा से दूसरी आइटरेशन में लगा, दोबारा से क्या हुआ? अब ये क्या रखा हुआ दूसरी आइटरेशन में? फंक्शन का, मतलब लूप एक बार चला, रिटर्न आ गया, लूप तब दूसरी बार चल रहा। अब इस बार इनपुट यूजर का इनपुट नहीं है, बल्कि क्या इनपुट है? जो रिटर्न में आया या जो भी आपने तरतीब से उसको इनपुट भेजा, हो सकता है आपने सब कुछ भेजा उसको समझाने के लिए। वो दोबारा एलएलएम के पास गया, दोबारा आउटपुट आया, दोबारा इफ एल्स लगेगा, अगर आउटपुट आ गया तो उसको शो कर देगा, और अगर आउटपुट नहीं आया दोबारा फंक्शन कॉल करेगा। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाता? आउटपुट नहीं आ जाता। जब तक फंक्शन कॉल आता रहेगा लूप चलता रहेगा, आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन, जब तक जैसे आउटपुट आएगा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो एज अ प्रोग्रामर आप यही कोड लिखेंगे, इसी तरीके से लूप लगाएंगे, एलएलएम कॉल करेंगे, आइटरेशन घुमाते रहेंगे, जब आउटपुट आएगा आप यूजर को दिखा देंगे। फायदा क्या हो रहा है? एक्शन भी हो रहा है, सवाल का जवाब भी आ रहा है। अगर यूजर कोई फजूल की बात कर रहा है तो उसका जवाब कुछ और आ रहा है, उसमें एक्शन नहीं हो रहा, यूजर की बात समझ के जवाब जा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो काम एजेंट करता था वो काम कौन कर रहा है? आपका कोड। एलएलएम तो कर रहा है, लेकिन हम तो हमारा कोड एलएलएम से करवा रहे हैं ना, हम एलएलएम से थोड़ी करवा रहे हैं। तो आपके प्रोग्रामिंग का पाइथन का लिखा हुआ कोड ये काम कर रहा है। क्या आपके पाइथन के कोड के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है? नहीं, नहीं, आपके पाइथन कोड एलएलएम की हेल्प से ये काम कर रहा है। तो आप जो पाइथन में कोडिंग कर रहे हो, ये सारे मैकेनिज्म बिल्ड कर रहे हो जिसपे हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एजेंट्स, एजेंटिक, एजेंट डेवलपमेंट। एजेंट का जो वर्ड बनता है, अगर हम ग्रामर बनाए तो हम, अगर मैं कहूँ मैं एजेंट बनाता हूँ तो मैं अपने आप को एजेंटिक बोल सकता हूँ। किसी एप्लीकेशन का एजेंट बनाया तो बोलेंगे एप्लीकेशन को एजेंटिक बना दिया। एक होता है ना कॉमनली, पाकिस्तान को पाकिस्तानी बोलना। इसी तरीके से अगर किसी भी एप्लीकेशन को अपने पास एजेंटिक की पावर लानी है तो वो क्या लेकर आ जाएगा? जो डिसीजन पावर है वो एलएलएम से करवाएगा खुद, और
करवाने के बाद उससे एक्शन भी लेगा अगर लेना है तो, ये पैसा लगा हुआ है ना, और एक्शन लेके काम पूरा करके आ जाएगा। उसको ऑटोनोमस बोलते हैं, मतलब खुद मुख्तार, उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फंक्शन कॉल कर रहा है। अभी तक ह्यूमन फंक्शन कॉल कर रहा था, हमारा पाइथन का कोड फंक्शन कॉल कर रहा है। तो ये जो हमने अभी जो आखिर में बात करी है, ये है एजेंटिक एआई। इसमें क्या हो रहा है, आप कोडिंग कर रहे हो पाइथन की या किसी में भी, और आप ये सारी वर्किंग करके एजेंट वाला टास्क अचीव करवा रहे हो। क्या नाम है इसका, दोबारा रिपीट करें, एजेंटिक एआई। और इससे पहले जो अभी हमने ये बात कर दी, ये सारी जिसके अंदर एलएलएम बन रहा है, एलएलएम के पीछे वर्किंग हो रही है, ये थी जनरेटिव एआई। क्या नाम था इसका, दोबारा रिपीट करें एक और बार, जनरेटिव एआई। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग है। इस फील्ड का काम है एलएलएम वाली वर्किंग, और इस फील्ड का काम क्या है, ये कौन सी वर्किंग है, एजेंटिक। एजेंटिक का मतलब एप्लीकेशंस बनाना, और जनरेटिव का मतलब जो तो एलएलएम वाला काम था, ये जनरेटिव था, समझ रहे। तो जनरेटिव और एजेंटिक ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस था। तो हम एज अ एजेंटिक डेवलपर हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, हम जनरेटिव एआई नहीं कर रहे। जनरेटिव एआई में बनी बनाई मिल गई, एलएलएम हमें बनाया बनाया मिल गया, हम अपने पाइथन में कोड करके ये सारा काम करवा रहे हैं। तो आप जो पाइथन में कोडिंग लिख रहे हो वो जनरेटिव एआई है, एजेंटिक एआई है। आप जो बना रहे हो वो क्या है, एजेंट्स। इसी ने हम कह रहे हैं एजेंट फर्स्ट। जो हमारे यहाँ पर टाइटल था वो क्या था, एजेंट फर्स्ट। मतलब हमारा पूरा मैकेनिज्म है वो एजेंट फर्स्ट के अराउंड है, मतलब एजेंटिक को हम पहले कंसीडर करते हैं। अब इसमें सवाल आता है, मुझे ये बताएं कि आप नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे थे, नेक्स्ट.जेएस में आप टेलविंड यूज करते थे या बूटस्ट्रैप यूज करते थे, क्यों इस्तेमाल करते थे? क्या आप स्टाइलिंग के लिए टेलविंड इस्तेमाल करते थे? वो काम डायरेक्ट सीएसएस में भी हो सकता था, क्यों टेलविंड यूज करते थे? इजी वे से आसान था। मतलब अगर व्हील बना हुआ है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गाड़ी बनानी है तो व्हील मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, व्हील का आर्किटेक्चर दुनिया ने पहले ही बना दिया, तरीका बना दिया, मैं उसी व्हील को इस्तेमाल करूंगा, टाइम बचाना। तो हम टेलविंड में नहीं जाते थे कि बना बनाया सीएसएस लिखा हुआ मिल जाता, हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। अगर टेलविंड दुनिया में नहीं हो तो मजबूरी सीएसएस है, अगर टेलविंड आ गई तो फायदा उठाएं, टाइम बचाएं, ऐसे ही है। इसी तरीके से कि तो अपने सारी वर्किंग के ऊपर बात करिए एजेंटिक एआई की। अगर दुनिया में कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं हो तो हमें ऐसे काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई लाइब्रेरी लेके आ जाए, कोई फ्रेमवर्क लेके आ जाए, बोले इसको इस्तेमाल करो आपका सारा काम आसान, तो हम उस पर जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो अभी हमारे पास वो क्या है, क्या है, ओपन एआई। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। जो काम ओपन एआई एजेंट एसडीके कर रही है, क्या ये काम पाइथन का डेवलपर कर सकता था? अभी हमने लॉजिक देखी है सारी, कर सकता था। प्रॉब्लम क्या थी, वो बेचारा 500 लाइन का कोड लिखता। पूरा कोड लिख। इसका क्या फायदा हुआ, ये डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और चला देंगे, टाइम बच गया हमारा। 500 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, 4 लाइन के कोड में काम आ जाएगा, 6 लाइन के कोड में काम आ जाएगा, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या ये ओपन एआई एजेंट एसडीके इंटेलिजेंट है? आपने जो पाइथन का कोड लिखा था वो इंटेलिजेंट था? नहीं था ना। क्या उसके पास पावर थी डिसीजन लेने की? नहीं। तो क्या एजेंट एसडीके इंटेलिजेंट है? कैसे? इसके अपने पास अपने कोडिंग के पास कोई पावर है? वो तो पाइथन का इफेक्ट यूज कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कर लेगा? तो इसका मतलब ओपन एआई एजेंट एसडीके इंटेलिजेंट नहीं है। ये इंटेलिजेंस की हेल्प किससे ले रही है? एलएलएम से। मतलब ओपन एआई एजेंसी के भी पाइथन का लिखा हुआ कोड है, आप भी वही लिखते हैं, इन्होंने भी वही लिखा है, इन्होंने लाइब्रेरी बना के आपको दे दी। आप इनकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करो और अपना काम आसान करो, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, इससे आप पैटर्न पे आ जाओगे, तरीके पे आ जाओगे, फॉलो प्रॉपर कर लो, समझ रहे हो? तो ओपन एआई एजेंसी के जो है एजेंट्स बना रहे हैं, एजेंट्स क्या एलएलएम के ऊपर है, एलएलएम किसी और ने बनाया, हम उसका एलएलएम एज एपीआई कॉल कर कर उसको सवाल और उसका जवाब दे रहे हैं। दो तरीके के एलएलएम जवाब देता है, कौन कौन से? या तो आउटपुट या फंक्शन कॉल, जिसको दूसरे जबान में हम बोलते हैं टूल कॉल। क्या बोलते हैं? दुनिया में इतने सारे एलएलएम हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलएलएम हमारे लिए बेस्ट है? क्योंकि हर एलएलएम के पास मॉडल्स हैं। चैटजीपीटी के पास आते हैं इतने सारे मॉडल्स हैं, देखता होगा ना आपको ये मॉडल्स के नाम, ये सबके पास मॉडल्स हैं। तो आपके पास क्या है?
ठीक है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पे देखा कि एलएलएम्स के पास बेसिकली काफ़ी सारे जो है वो मॉडल्स होते हैं। कोई एक मॉडल तो होता नहीं है। जैसे कंपनी हमारे पास कोई एक गाड़ी तो नहीं बनाती, कैमरी गाड़ी है या करोला, उसके बेतहाशा मॉडल्स है, हर ईयर न्यू मॉडल्स आते हैं। इसी तरह एलएलएम्स के भी बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट आती है, अरीना एलएलएम या एलएलएम अरीना, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो हगिंग फेस की जो है एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है इस तमाम लीडर बोर्ड हमारे पास शो हो जाते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है कि एलएलएम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? कोई आइडिया? रेटिंग चेक करेगा उसकी। बेसिकली इसके दो इन्वायरमेंट्स हैं। पहला इन्वायरमेंट ये है कि आप जो है वहाँ पे उसको कोई टास्क दें एलएलएम को। बेसिक वो दो कोई एनोनिमस एलएलएम से लेकर आएगा, ठीक है। आप उसको टास्क देते हैं और वो टास्क जो है वो परफॉर्म करके लेकर आता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि इसमें से सबसे अच्छा आंसर किस एलएलएम ने दिया है, किस मॉडल ने सबसे अच्छा आंसर जो है वो आपको दिया है। तो आप बताते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एलएलएम 1 ने जो है वो अच्छा आउटपुट दिया है। तो क्या होता है, वो लीडर बोर्ड के ऊपर वो उसका स्कोर अपडेट कर देगा। यहाँ पर जो मॉडल्स होते हैं, एलएलएम मॉडल्स होते हैं, उनकी हम परफॉर्मेंस या उनके हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लीडर बोर्ड के ऊपर सबसे टॉप पे हमारे पास आ रहा है जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई के कुछ 2-3 मॉडल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर टॉप लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास जितने भी एलएलएम मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो जेमिनाई के मॉडल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने ये चीज़ तो समझ ली कि एलएलएम मॉडल्स होते हैं, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन जब हम अपने एजेंटिक फ्रेमवर्क में जाएंगे तो वहाँ पे हम कौन सा एलएलएम मॉडल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने देखा एजेंटिक फ्रेमवर्क हमारे पास कौन सा है, ओपन एआई एजेंट एसडीके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है। अब ये बेसिकली ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो ओपन एआई ने जो खुद बनाया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शंस कर दिए। पहले हमारे पास और भी टूल्स होते थे और फ्रेमवर्क्स होते थे, जैसे लैंगचेन है, लैंग्राफ है, उसके अलावा क्रू एआई है, और माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास तो ऑटोजेन था, ठीक है। ये सारे जो है वो वेंडर स्पेसिफिक थे, ठीक है। मतलब ये है कि क्रू एआई किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी ने बनाया था, ठीक है, वो उसकी अपनी उसमें था, प्रॉपर्टी में था। लेकिन क्या, ओपन एआई ने बोला कि मैं ओपन सोर्स आपको एसडीके प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ करो, इसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ एलएलएम मॉडल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम इसके अंदर ओपन एआई की को यूज़ करके इसके जो एडवांस फीचर्स जो हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे जो टूल कॉलिंग के फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम ओपन एआई की हेल्प से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि आगे हमने कोड बेस की तरफ चलते हैं। थ्योरी तो बहुत सारी होगी, अब हम चेक करते हैं कि हम कोडिंग किस तरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रेपो है वो कौन सी है, लर्न एजेंटिक एआई। उसके अंदर स्टेप 01 है एआई एजेंट फर्स्ट, ठीक है। हम उसके अंदर आएंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास 00 है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो सारी उसमें थ्योरी लिखी हुई है, वो क्या चीज़ें हैं, स्वाम क्या है, उसकी क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं 01 पे, यूवी। यूवी क्या चीज़ है? वर्चुअल एनवायरनमेंट। किसी को कोई आइडिया यूवी क्या चीज़ है? पैकेजेस इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। और
वर्चुअल एनवायरनमेंट। और कोई बेसिकली यूवी जो है हमारे पास पैकेज मैनेजर है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट जेएस में npm था, जावास्क्रिप्ट में npm पैकेज मैनेजर था, उसी तरह हमारे पास यूवी एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? पैकेज मैनेजर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। पहले हमारे पास चलता था पिप, ठीक है, एक था होता है हमारे पास कोंडा, ये सब क्या पैकेज मैनेजर्स हैं। लेकिन हमारे पास यूवी का क्या फ़ायदा है? हम यूवी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, फास्ट होता है, लाइट वेट है, और अच्छा यूवी जो है बेसिकली दो बातें हमारे पास पहले ही आ गई, एक तो लाइट वेट है, दूसरा फास्ट है। अब फास्ट किस सेंस में? पिप भी तो इस्तेमाल कर रहे थे ना, पिप भी तो वही काम करता है पैकेज इंस्टॉल करने में। तो यूवी में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको फास्ट बना रहा है? ठीक है, आपका नाम? सलमान। सलमान साहब ने कहा कि भाई यूवी जो है बेसिकली पैरेलल इंस्टॉलेशन करेगा पैकेजेस की। पिप हमारे पास क्या करता था कि लाइन बाय लाइन पैकेजेस को इंस्टॉल करता था। अगर मेरे पास कोई 10 पैकेजेस हैं तो वो क्या करेगा, पहला पैकेज इंस्टॉल करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियल में चलेगा। ठीक है, यूवी क्या करेगा बेसिकली, यूवी उन 10 जो हमारे पास पैकेजेस हैं उनको पैरेलल में इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक ही साथ वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। हमारे पास क्या होगा, टाइम बचेगा, पहली चीज़। उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, वो फास्ट हो गया, है ना। कि अगर मैं एक चीज़ में लाइन बाय लाइन करूँ वो ज़्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसके कि मैं सबको एक साथ ही चला दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट स्पीड ज़्यादा है। अगर एक पैकेज 1 MB का है तो पहले 1 MB का होगा, फिर उसके बाद दूसरा MB, इस तरह वो चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास टोटल मेरे पास जो पैकेजेस हैं वो 10 MB के हैं, वो 10 के 10 MB एक साथ में डाउनलोडिंग पे लगा दूँ तो क्या होगा, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यूवी को इस्तेमाल करने का। और यूवी जो है बेसिकली हमें पैकेज बनाने का एक टूल भी देता है। बेसिकली वो क्या करता है, एक पैकेज खुद से क्रिएट कर देता है। पहले हमने पाइथन जब स्टार्ट करी थी तो हमने यहाँ पे कुछ पैकेजेस बनाकर देखे थे बेसिक, जो हम पिप मैनेजर पे जाके हम जो डिप्लॉय कर सकते हैं। याद है किसी को? कितनों को याद है? बाकी सब भूल गए?